गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रवीण सिंह। आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने ट्रायंगल का थेल्स थ्योरम यानी कि थ्योरम 6.1 को मैंने आपको बताया था। थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि थेल्स थ्योरम कई नाम से पूछा जाता है। थेल्स आप जानते होंगे थेल्स के बारे में। ये थेल्स यूनान के रहने वाले थे और थेल्स के जो शिष्य हुए हैं पाइथागोरस, और फिर पाइथागोरस के शिष्य हुए हैं यूक्लिड। जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े होंगे, तो थेल्स का नाम सबसे पहले आता है। थेल्स के बाद आएंगे पाइथागोरस, और पाइथागोरस के बाद लास्ट में यूक्लिड आएंगे। तो खैर ये तो हिस्ट्री है, लेकिन हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। फिर भी अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा थेल्स थ्योरम को हम लोग बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसको समानुपातिता का भी प्रमेय कहते हैं। क्या कहा जाता है? समानुपातिता का प्रमेय, यानी कि इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, नाम कुछ भी हो, या तो समानुपातिता का प्रमेय कहें, या थेल्स का प्रमेय कहें, या इसको बीपीटी का थ्योरम कहें, कुछ भी कहें, सब एक ही चीजें हैं। ठीक है बेटा। अब इसको मैं एक बार और आपको रिवाइज कर देता हूं जल्दी से। यदि कोई त्रिभुज हो, ये आपका कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और इस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा है, जैसे ए बी सी डी और ई। शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त हमारी ये है कि ये जो भुजा बीसी है, बीसी के समांतर हमारे पास एक भुजा डी है। तो अगर एक भुजा त्रिभुज की किसी एक भुजा यानी कि बीसी इस भुजा के समांतर है, तो शेष दो भुजाएं एक निश्चित अनुपात में विभाजित होंगी। ए बी बटे डी बी इज इक्वल टू ए बटे ई सी। ये थेल्स का थ्योरम था। अब थेल्स का प्रमेय भी आता। थेल्स का विलोम, बीपीटी का विलोम, समानुपातिता के प्रमेय का विलोम, यानी कि जिसको हम प्रमेय 6.2 कहेंगे। प्रमेय 6.2 ठीक इसके उल्टा है। क्या कहता है प्रमेय 6.2? आइए समझे पहले। ए बी सी कोई त्रिभुज हो, और उस त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की कोई दो भुजाएं एक निश्चित अनुपात में हो। निश्चित अनुपात मतलब ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए बटे ई सी। इस बार मैं ये कह रहा हूं कि कोई त्रिभुज हो और किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक निश्चित अनुपात में हो, तो ये शेष दो भुजाएं यानी कि बीसी और डीबी एक दूसरे के समांतर होंगी। बीसी के समांतर हो जाएगा डीई। इस वाले में मैंने कहा था कि अगर बीसी समांतर हो डीई के, तब ये कंडीशन आएगी। और इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि अगर दोनों भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की दो भुजा यानी एडी बटे डीबी इज इक्वल टू ए बटे ईसी हो, तो हम कहेंगे कि भुजा बीसी भुजा डीई के समांतर होगी। ये प्रमेय 6.2 है, और इन दोनों प्रमेय का इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज के प्रश्न 6.2 को हल करेंगे। ठीक है बेटा। अब ये मेरे ख्याल से ये मैंने थ्योरम पहले भी बताया था आपको, और आज ये थ्योरम इसका उल्टा है। इसको मैं यहां प्रूफ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि एक्सरसाइज 6.2 के 6वें या 7वें क्वेश्चन में ये थ्योरम आएगा, इसलिए मैं यहां लिख नहीं रहा हूं इसको। तो ये दोनों थ्योरम्स के सहायता से we will do the exercise 6.2 of NCERT book। चलिए
एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज या अभ्यास कह लीजिए, अभ्यास 6.2 या प्रश्नावली कहते हैं। इसका पूरा नाम बेटा प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है। मेरे हाथ में एनसीईआरटी की किताब है, देखिए, और इस एनसीईआरटी की किताब से मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। आकृति 6.17 ये क्वेश्चन है। कुछ इस तरह का डायग्राम है, आप भी चाहें तो मेरे साथ बना सकते हैं डायग्राम। ये डायग्राम है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, जैसा कि चित्र में दिया गया है। और एक दूसरी, देखिए बेटा, ये एक रेखा है, रेखा का अंत बिंदु नहीं होता, इधर एरो लगा, इधर एरो लगा है, इसका मतलब ये रेखा है। और दिया हुआ है इसकी वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर, और इसी की वैल्यू D और E नाम है इसका, इसी की वैल्यू हमको लग रहा है निकालना है। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि आकृति 6.17 और पहला दूसरा में DE को क्या कहा क्वेश्चन में, DE समांतर हैं BC के। याद करिए, मैंने आपको थेल्स थ्योरम में बताया था कि अगर एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर हो तो शेष दो भुजाओं का अनुपात, शेष दो भुजा कौन होगी बेटा, AB और AC, इन दो, ये थेल्स थ्योरम से जा रहा है, बीपीटी थ्योरम से, कि कंडीशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया है बेटा, दिया है DE BC के समांतर है। इसका मतलब यह हुआ कि एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है, तो यहां थेल्स के थ्योरम से हो जाएगा AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। यही तो है थेल्स का थ्योरम कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। आइए वैल्यू पुट करते हैं। AD की वैल्यू क्या है बेटा, 1.5 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, और EC की वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1.5 इंटू EC इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1। हम बेटा EC की वैल्यू जब निकालेंगे ना, देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, EC 3 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये बेटा 1.5 नीचे चला जाएगा। आप जानते हैं 3 एकम 3 और 1.5, जब 3 में 1.5 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा। तो यहां से जिसकी वैल्यू EC की निकालनी थी वो आ गया 2 सेंटीमीटर। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि हम बिना समय व्यर्थ किए दूसरे क्वेश्चन को भी बता दें। देखिए इसी का जो सेकंड पार्ट है मैं यही बता रहा हूं, परेशान मत रहिए। इसमें आपको क्रिएटिविटी करना होगा। मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन को, जैसा कि फिगर दिया हुआ है, इस तरह का फिगर कुछ बुक में है। मेरे हाथ में एनसीईआरटी का बुक है जिससे हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ABC, और BC के समांतर एक किरण है DE। इसकी वैल्यू नहीं दिया, इसकी वैल्यू दिया है 7.2 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 1.8 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर। बेटा फिर से आप इसको समझाएं कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा या किरण खींची गई है तो फटाक से थेल्स थ्योरम लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है बेटा कि BC के समांतर DE है। तो आप तुरंत समझ जाइए कि थेल्स का थ्योरम काम करेगा। और थेल्स का थ्योरम क्या कहता है बेटा,
AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करिए, आपको AD की वैल्यू निकालनी है। कितना है BD की वैल्यू, क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखा जाता है बेटा, इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर बटे 5 कभी कभी एग्जामिनर गलती से यूनिट चेंज कर देता है। ध्यान दीजिएगा कि सारे वैल्यू सेम यूनिट में हो। सेम यूनिट मतलब अगर सब सेंटीमीटर में है, सब मीटर में होने चाहिए। अगर इसमें से मान लीजिए 3 दिया है ना, तो तीनों को सेंटीमीटर में होने चाहिए। जो तीनों में या तो हो तो मीटर में हो, यूनिट ना चेंज हो। तो ये हो गया एडी। कुछ नहीं करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। तो बेटा यहां से जनरल इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7.2 मल्टीप्लाई बाई 1.8 और ये 5.4 नीचे चला जाएगा। देखिए कुछ नहीं, देखिए 0.1 प्लेस लेफ्ट में है, तो टेबल पढ़िए, 18 कने 18, 18 तिहाई 54, 3 बार में कट गया। और 7.2 में जब 3 से डिवाइड करोगे तो 24 तिहाई 72, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से एकदम जनरल मेथड है। यहां आप बीपीटी या थेल्स थ्योरम लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखिए। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 2 में कई सारे पार्ट हैं। हम आपको 2 का एक फिगर बना रहे हैं और एक आपको बताएंगे, बाकी आप करिएगा। नहीं आएगा तो फिर आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का है फिगर, आप देख सकते हैं। A, C, B, D। ठीक, और ये है M, इसको L बोला जाता है, और ये है आपका N। ये फिगर है, आप बुक में देख सकते हैं फिगर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझा जाए कि त्रिभुज, ये कौन सा है, अच्छा अलग से है, ये दूसरे का क्वेश्चन है। ये फिगर जो तीसरे क्वेश्चन का बन गया, चलिए तीसरा ही बना लिया जाए। अभी दूसरा बना देते हैं क्योंकि फिगर हम तीसरे का बना दिए, दूसरे में कोई फिगर नहीं है, फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि आकृति 6.18 में LM, देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न लगाएं तो क्या दिया हुआ है। बेटा दिया कहां से लिखते हैं, किताब में जो है वही दिया होता है। LM समांतर है CB के, ये LM समांतर है CB के, साथ में लिखा है और LN समांतर है, ये जो दो खड़ी लाइन लिख रहे हैं ना बेटा, ये खड़ी लाइन, इसको समांतर कहते हैं। देखिए LN समांतर है CD की, यानी ये रेखा इसके समांतर और ये रेखा इसके समांतर। और सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, दिया हुआ पेपर में। ये सब एक मेथड है, जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना दिया है सिद्ध करना है, तो एग्जामिनर एक एक नंबर इसी पर देता चला जाएगा। तो AM बटे AB इज इक्वल टू AN बटे AD। आप ध्यान से सुने, जैसा चित्र होगा, दिया है क्वेश्चन पेपर से उतार लेंगे, सिद्ध करना है क्वेश्चन पेपर से उतार लेंगे, इस पर भी आपको नंबर मिलता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक है बेटा, उपपत्ति पर अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो एक एक नंबर इसमें मिल जाएगा और 2 नंबर उपपत्ति पर। अब देखिए ध्यान से, उपपत्ति कहां से शुरू करते हैं,
जो दिया रहता है वहीं से उत्पत्ति शुरू करते हैं। क्या दिया है बेटा? यल यम समांतर है सी डी के, दिया है। ये क्या है? दिया है। ठीक, तो अब देखिए हम त्रिभुज एलएम कहां है? एलएम समांतर है सीडी के, तो हम त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी। ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं बेटा, ए बी सी की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी में ये इसके समांतर है। तो आप बताइए, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर है तो कौन सा प्रमेय लागू होता है? थेल्स का प्रमेय लागू होता है। में ये इसके समांतर है तो हम लिख सकते हैं एम बटे एम बी इज इक्वल टू एल बटे एल सी। कैसे जी? ये देखिए त्रिभुज ए बी सी, ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर है। इसका मतलब ये होगा कि अगर एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होती है तो मैंने बताया थेल्स लगा सकते हैं। थेल्स क्या कह रहा है? ए एम बटे एम बी इज इक्वल टू ए एल बटे एल सी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, त्रिभुज हम नीचे वाले त्रिभुज में देखिए ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या दिया हुआ है बेटा? एडीसी में कह रहा है कि एलएन समांतर है सीडी के, एलएन समांतर है सीडी के। फिर से समझिए, ये एक त्रिभुज है। मैंने थेल्स पढ़ाते समय बताया है, अगर कोई त्रिभुज हो और एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर, ये भुजा सीडी भुजा एलएन के समांतर है, तो इसमें थेल्स लगा दीजिए। थेल्स क्या कहता है बेटा? कहता है एन बटे एन डी इज इक्वल टू एल बटे एल सी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। कहीं दिक्कत नहीं होगी। हमको जो प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए, ए एम बटे एम बी इज इक्वल टू ए एन बटे एन डी, ये प्रूफ करना है। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान दीजिए, तो ए एम बटे एम बी इज इक्वल टू ए एल बटे एल सी, और यहां देखिए ए एन बटे एन डी इज इक्वल टू ए एल बटे एल सी। यदि कोई समीकरण हो और समीकरण का दाहिना पक्ष आपस में बराबर हो तो बायां पक्ष स्वतः अपने आप बराबर हो जाता है। तो समीकरण यहां लिख रहे हैं बेटा, हम समीकरण 1 तथा 2 से क्या कर रहे हैं? समीकरण का जो दाहिना पक्ष है बराबर है तो बायां पक्ष को हम बराबर कर लेंगे। तो ए एम बटे एम बी इज इक्वल टू ए एन बटे बेटा एन डी। और जरा ध्यान दीजिए, तो यही प्रूव करना था क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, यही प्रूव करना था। तो मुझे विश्वास है जब भी आपको थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, और रिपीट करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसका फिगर आप देखिए इस तरह का है कि हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है और ए आपको इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि AC और DE दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। देख भी लग रहा है कि AC और D एक दूसरे के समांतर हैं और AE और DF ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक, तो देखिए बेटा, जब भी थ्योरम के क्वेश्चन आए, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए, तो ज्योमेट्री में दिया है, सिद्ध करना है, अगर जरूरत पड़े तो रचना और फिर उत्पत्ति। क्योंकि जो आजकल मार्किंग होती है स्टेप वाइज होती है। आपको दिया है पर कुछ नंबर मिलेगा, फिर क्या सिद्ध करना है इस पर कुछ नंबर मिल जाएगा। अगर रचना जरूरत पड़ती है क्वेश्चन में तो रचना करिए, नहीं तो सीधे उत्पत्ति पर आइए और उत्पत्ति पर नंबर मिलेगा। अब बेटा ये हम आपको समझाना चाहते हैं कि दिया है कहां से खोज के लिखेंगे। जो क्वेश्चन रहेगा उसी में दिया है लिखा रहेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में DE समांतर है AC के, और क्या दिया है बेटा? दिया है, ये मैं किताब से ही लिख रहा हूं, DF समांतर है
ए के। ठीक, ये दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बेटा? ये भी दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है? बी एफ बटे एफ ई इज इक्वल टू बी ई बटे ईसी, ये सिद्ध करना है। आइए बेटा उत्पत्ति पे चलते हैं और समझिए उत्पत्ति को। उत्पत्ति क्या है इसकी, ध्यान से देखें। आपको बीएफ कहा है बेटा? बीएफ बटे एफ ई। अच्छा, और हम दिया है इसको से लेके चलिए, जो दिया है, क्या दिया है बेटा? डीई समांतर एसी के। डीई कहां है? डीई यहां है बेटा। डीई समांतर है एसी के, यानी किस त्रिभुज की बात कर रहा है? त्रिभुज ए बी सी में, बड़े वाले त्रिभुज में लीजिए, इस त्रिभुज की बात कर रहा है बेटा। ये ए बी सी, इस बड़े वाले त्रिभुज में ये भुजा, इसको आप हिडन करिए, आप इसको हिडन, इसको छुपा लीजिए, ऐसे सब छुपा लीजिए कि आपके पास ये नहीं है। केवल आपको पता है कि डीई एसी के समांतर है, तो यहां ठेस लगेगा कि नहीं? क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर हो, इसको छुपा लीजिए, समझिए वक्त कि है या नहीं है। ये इसके समांतर है, तो ये समांतर है और ये शेष दो भुजाएं हैं, तो अगर एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर है तो थेल्स काम करेगा। इसमें थेल्स लगाएंगे तो बेटा क्या होगा? बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए इज इक्वल टू यहां से बीई बटे ईसी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्पत्ति दिए हुए से शुरू करते हैं। यहां क्या दिया है बेटा? डीएफ समांतर है ए के। डीएफ, ध्यान दीजिए, डीएफ समांतर है ए के, तो ऐसी स्थिति में हम इस त्रिभुज को लेंगे, ये वाला त्रिभुज, क्योंकि ये इसके समांतर दिखाया गया है, तो हम त्रिभुज लेंगे बी ए ई, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी ए ई में। अब आइए इस त्रिभुज में देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर है, तो यहां क्या काम करेगा? बी डी बटे डी ए, फिर से लगाइए तो बेटा बी डी बटे डी ए इज इक्वल टू बी एफ बटे एफ ई, समीकरण नंबर 2। ये कैसे हो रहा है? बीपीटी से। किससे बेटा? बीपीटी से, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं थेल्स के प्रमेय से। ये भी किससे हुआ है? बीपीटी शॉर्ट फॉर्म है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आप देख रहे हैं कि किसी समीकरण का एक पक्ष अगर आपस में बराबर हो तो दूसरा पक्ष आपस में बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। कैसे बेटा? अब बी डी बटे डी ए इज इक्वल टू, देखिए ये पक्ष बराबर हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं बीई बटे ई सी इज इक्वल टू बी एफ बटे एफ ई। और जरा देखिए, यही शायद लाना था आपको सिद्ध करके। यहां देखिए, यही तो सिद्ध करके लाना था। जैसे ही आप थेल्स लगाए और समीकरण 1 और 2 को बैलेंस किए, आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं हैंस प्रूफ, और हिंदी में लिखते हैं इति सिद्ध्यम। क्या लिखते हैं बेटा? इति सिद्ध्यम लिखें, या जो अच्छे जो लिखना चाहता अंग्रेजी में उसको लिखते हैं HANC हैंस प्रूफ्ड, PROOVED प्रूफ्ड, चाहे हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? धन्यवाद। और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट लिखिए
शेयर करिए, लाइक करिए और अगले वीडियो अगली क्लास में।